हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे संसाधन एवं विकास, उसका सब टॉपिक भू संसाधन। हम इसके संसाधन और विकास का कुछ टॉपिक पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भू संसाधन। चलिए, हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही होती हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या समझा कि जो भूमि है वो बहुत लिमिटेड है और अधिकांश चीज़ें हम भूमि पर ही जो अपने क्रियाकलाप होते हैं हम भूमि पर ही करते हैं और ये हमारे लिए हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीपों में पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है और कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो हमने देखा कि जो हमारा भारत है, प्यारा भारत है। तो बच्चों, कैसा भारत है हमारा? प्यारा भारत है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, कौन कौन सी? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। ये लगभग 43% यानी 43% भूभाग क्षेत्र जो है वो मैदान है। जो किस काम आता है? मैदान में क्या करते हैं हम? कृषि करते हैं, उद्योग लगाते हैं, ठीक है, खेलने नहीं चले जाते दिन भर। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर स्थित है और जो पर्वत हैं वो 30% पर है और कुछ जो 12मासी नदियाँ होती हैं, मतलब जो कंटिन्यूसली बहती रहती हैं, वो नदियाँ प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और देश का क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष होता है। तो इस सामने बगल में आपको एक डायग्राम दिख रहा है और उसमें देखेंगे कि जो डार्क कलर से है वो पर्वत है, जो तो लाइट ग्रे है वो मैदान है, जो व्हाइट कलर से है वो पठार है, ठीक है। कितना जो पठार का क्षेत्र है वो 27% पे है, 43% क्या है? मैदान है और 30% पर्वत है। तो समझ में आया क्या क्या है? आगे बढ़े और देखते हैं। अब देखते हैं सामान्य भू उपयोग संदर्भ में 1960 और 61 के एक तुलना की गई है। ये 1960 और 61 के बीच की और 2003 और 2 और 3 के बीच की, ठीक है, जिसमें जो वनों का प्रतिशत है, बंजर कृषि योग्य भूमि है, गैर कृषि परियोजनाओं के जो अंतर्गत क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ों को उस मैप में दिखाया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में उनके जो क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, यानी इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका काम है। चलिए जल्दी जल्दी इसको फटाफट रिवीजन करिए और आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग क्या है? भू उपयोग भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, वन। दूसरा, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में पहला आता है बंजर तथा कृषि योग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। तीसरे में आता है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। उसमें पढ़ेंगे पहला, स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। दूसरा, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल हो। और तीसरा क्रमांक पढ़ेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षा में खेती न की गई हो। और चौथा पढ़ेंगे परती भूमि। उसमें पढ़ेंगे वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। तो समझ में आया, भू उपयोग और भू संसाधनों का निम्नलिखित उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे उपयोग हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। पांचवा, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र
एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को निश्चित करने वाले तत्वों के में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृत और परंपराएं इत्यादि शामिल है। तो बच्चों समझ में आया जो भू उपयोग का प्रारूप है वो किस तरह से निर्धारित होता है। जैसे भौतिक कारक जो हैं जैसे भू आकृतिक, जलवायु, मृदा, ठीक है। और जो प्राक मानवीय कारक है वो होती है जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक तथा मानवीय प्रौद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों बताओ भारत का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आप बोलोगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यानी ये भारत का कुल एरिया है। परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो जो भारत का टोटल एरिया है उसमें से जो 93% है सिर्फ हम उसका ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, असम साइड का एरिया है, वहाँ के क्षेत्रों के बारे में, और जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ पाकिस्तान और चीन से अधिकृत क्षेत्र है वहाँ का जो भूमि सर्वेक्षण है वो नहीं हो पाया है। ठीक है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थन होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है तब भी भारत की कुल सूची क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों और भिन्न भिन्न है। पंजाब तथा हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। ठीक है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि द्वारा, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि द्वारा कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, तो हम इस पूरे पैराग्राफ से क्या पढ़े कि जो हमारे स्थानीय चारागाह हैं, यानी जो पशु ढेर सारे पशुओं को चराते हैं, उन पशुओं को चराने के लिए एक बड़े मात्रा में घास की उपलब्धता चाहिए होती है, जिसके लिए वर्तमान जो प्रतिभूमि है और प्रतिभूमि अनुपजाऊ होती जा रही है और इन फसलों को उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1-2 बार बोया जाता है। यदि इस पर शुद्ध बोए के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है 1952 द्वारा, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो 33% भौगोलिक क्षेत्र पर क्षेत्र जो वांछित है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत काफ़ी कम है। ठीक है, वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कोई भी जगह है वहाँ पर 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोग आजीविका पर इस पर निर्भर होते हैं। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि सर्वेक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो बच्चों समझ में आया कि जो हमारी भूमि है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, और जो भूमि की जो लगातार क्षरण हो रहा है उसकी वजह से ये कई सारी हमारे लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं।
और जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके तहत बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि भी शामिल है। यानी बंजर भूमि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो पहाड़ है वहाँ पे खेती करने तो कोई इंसान जाएगा नहीं। जाओगे क्या आप? नहीं जाओगे ना। तो सूखी जो मरुस्थलीय भूमि है वो तो बंजर कहेगी। और गैर प्रयोजनों में लगाई गई बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यानी लगातार हम भू संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना कर रहे हैं, यानी हम उसको सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। इसकी वजह से भू संसाधन जो है उसका क्षरण होता जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। और ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारा समाज है, जो हमारा पर्यावरण है, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि भू संसाधन जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम इसका किस किस प्रकार उपयोग करते हैं और इसके दुरुपयोग से हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।